नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा कर रहे थे। इस दरमियान कुछ चीज़ें शेष रह गई थी और बीच में मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त था मैं अपने कामों में। तो फिर से कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कंटिन्यूअस होने का। बीच बीच में अगर कभी दिक्कत हो, वीडियो ना आ पाए तो इसके लिए जो है मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि वीडियो आपको लगातार मिले। तो उस दिन हम लोग जो है वो मुस्लिम सुधार आंदोलन पे चर्चा कर रहे थे। उसमें लगभग जो मोटी मोटी चीज़ें हैं सब मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ जो आपको बतानी थी वो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा मोहम्मद इकबाल के बारे में। मोहम्मद इकबाल मशऊदी, अधिकांश लोग जो है मोहम्मद इकबाल को ही जानते हैं, मशऊदी को सबसे परिचित नहीं हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। 1877 में जन्म हुआ था इनका सियालकोट में, सियालकोट जो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में है। और 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। इनके बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। उनमें से एक ये है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र का सिद्धांत से मतलब आप समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश दो भागों में बट गया, एक को पाकिस्तान एक को भारत कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये इच्छा जाहिर की थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग जगह, एक अलग स्थान बनाया जाए। तो ये सिद्धांत इनका बहुत पॉपुलर है, जिस पे आगे चल करके देखते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण होता है। दूसरी चीज़, इनकी एक पुस्तक है बंग-ए-दर्रा। ये बहुत पॉपुलर है, कई बार किताबों परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसमें जो बातें वर्णन मिलती है उसमें से दो चीज़ों का वर्णन मिलता है। एक इनकलाब शब्द इस किताब में मिलता है, और दूसरा इसमें एक कविता इन्होंने लिखी थी जो सारे हिंदुस्तानी आज गाते हैं उसको, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस चीज़ का वर्णन इनकी इस किताब में मिलता है, बंग-ए-दर्रा में। इसलिए ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात याद रखिएगा कि इनकलाब सिर्फ इनकलाब शब्द इनका दिया हुआ है। अब भगत सिंह को आप सभी लोग जानते हो, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये शब्दावली जो है भगत सिंह से जुड़ी हुई है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन सिर्फ इनकलाब शब्द जो है वो हमारे इकबाल साहब का दिया हुआ है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ खास करके ये किताब याद रखिए। इसी किताब में इन दोनों शब्दों का वर्णन मिलता है, इनकलाब का, सारे जहाँ से अच्छा का। तो इसको आप लोग नोट कर लें, आप लोग वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा ये तो सामाजिक प्रयास थे जो आम लोगों के द्वारा किए गए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ कुरीतियों पर प्रहार करने का कोशिश किया, नियम बनाए, कानून बनाए ताकि कुछ कुरीतियों को दूर किया जा सके। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, वैधानिक सामाजिक सुधार। बहुत छोटे में बता दूंगा आपको, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, जो उस समय हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थीं उसको मद्देनज़र रखते हुए। उनमें सबसे पहली है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय, आपको बताया था पिछली वीडियो में, राजा राम मोहन राय इनके प्रयासों से विलियम बैटिक ने 1829 में
1829 में कानून पास कर दिया और सती प्रथा को संविधान में मतलब कानून बना दिया गया और इसके कानून उल्लंघन पर जो सज़ा भी काफ़ी प्रावधान कर दिया गया। तो ये 1829 में सिर्फ बंगाल में लागू हुआ और 1830 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पूरे भारत का इन द सेंस ये है कि उस समय पूरे भारत से मतलब हम ये समझें कि जो क्षेत्र ब्रिटिश लोगों के अधिकार क्षेत्र में था उसे ही हम पूरा भारत कह रहे हैं। इस टाइम तक पूरा भारत ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आया था, लेकिन जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश शासन था वहाँ पूरी जगहों पे 1830 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी एक चीज़ थी, उसको कहा जाता था ठगी प्रथा। ठगी प्रथा खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये कुछ लोगों का, कुछ लुटेरों का, कुछ फ्रॉडों का समूह था जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा लूट लेते थे, उनसे आगजनी करते थे, झीना झपटी करते थे, हत्याएं कर देते थे। उनके संबंध में जो था उस समय बहुत आतंक मच चुका था इनके काल में। ये भी 1830 में ही विलियम बेंटिंक के काल में ही इसका उन्मूलन किया गया। इसके लिए जो सेना नायक नियुक्त किया गया था कर्नल श्लीमैन ने एक अभियान के तहत एक सेना ले करके और इनका दमन किया और साथ में कठोर सजाएं भी निश्चित की गई इसके लिए, और ठगी प्रथा को पूरी तरीके से उन्मूलित करने का प्रयास किया गया। ये दो चीज़ें हैं जो विलियम बेंटिंक के लिए काफ़ी मशहूर हैं, इनके काल में हुई हैं ये। इसके अलावा आप लोग लिखते चलें, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखता मिटाता हूँ, इसके लिए जो है वो थोड़ी सी आप अपनी स्पीड बढ़ाइए लिखने का। तीसरी चीज़ जो थी वो शिशुवध था। शिशुवध में खास तौर से जो है वो कन्याओं की हत्या की जाती थी। जैसे आप लोग जानते हैं कि राजपूताना में, राजस्थान, गुजरात वगैरह में जो है वो लड़कियों का जन्म अशुभ माना जाता था। उन्हें पैदा होते ही नमक खिला दिया जाता था या फिर सिर पे नमक छाप दिया जाता था, मतलब किसी भी तरीके से गला दबा दिया जाता था, जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। इस तरह की कुप्रथाएं थी। तो इसके लिए नियम बनाया गया शिशुवध के लिए। सबसे पहले इस पर नियम बनाया सर जॉन शोर ने। ये लॉर्ड गवर्नर जनरल थे जॉन शोर ने 1795 में इसके खिलाफ कानून पारित किया और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया। तो पहला नाम आता है जॉन शोर का। इसमें दूसरे व्यक्ति हैं। ये इस समय जो नियम बना, इतना कठोर नियम नहीं बना, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक तरीके से खास करके राजस्थान या राजपूतानों में ये एक रिवाज सा बन गया था काम करने का, कि ये लोग अपनी बच्चियों को मार डालते थे, अपनी लड़कियों को मार डालते थे। दूसरा था वेलजली ने 1802 में इससे भी ज़्यादा कड़ा प्रावधान बना करके और शिशुवध को रोकने का प्रयास किया। तो शिशुवध से संबंधित इन दोनों गवर्नर जनरलों को याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है स्पेशली शिशुवध में। इसके अलावा नरबलि एक ऐसी प्रथा थी। नरबलि भारत में उस समय नरबलि का भी प्रचलन था। हर जगह नहीं था नरबलि का प्रचलन, लेकिन नरबलि स्पेशली उड़ीसा में खोंड जनजाति थी। खोंड जनजाति में ये परंपरा थी, उनका धार्मिक कुछ इस तरीके का रिवाज था जहाँ पे वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए मानव की बलि चढ़ाते थे। तो खोंड जनजातियों में ये था। इसको ख़त्म करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। 1844 से 48 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके काल में जो है नरबलि को रोका गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नियम बनाया गया। जनजातियां थी, पूरी तरीके से तो नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया, लेकिन कानून बनाकर इसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नरबलि के बाद दास प्रथा एक हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ दासों का नाम सुनने को मिलता है आपको।
दासों को कोई अधिकार नहीं होता था। दास जो है वो बिना किसी वेतन के एक व्यक्ति को खरीद लिया और ज़िंदगी भर आपकी सेवा करता था। उससे हर तरीके के काम लिए जाते थे, बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसके परिपक्ष में दो लोगों ने दास व्यापार, पहले दास व्यापार समझिए, दासों का व्यापार होता था। ब्रिटिश सरकार के जहाँ जहाँ उपनिवेश थे वहाँ से गरीब लोगों को पकड़ के ले आया जाता था, खरीद के लेके आया जाता था और उनसे तरह तरह के काम कराए जाते थे। तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, यानी कि 1700 इतने में, दास व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाया गया। कानून इसके बनाए गए, भारत में बाहर से दास जो आते थे उनको आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, या भारत से जो दास जाते थे बाहर उनको जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि दासों का व्यापार समाप्त करने के लिए कॉर्नवालिस ने नियम बनाए। इसी के लगे कि आपको एक चीज़ और बता दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है भारत का जिसकी समाधि इंडिया में है। और इंडिया में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में, जो बलिया जनपद का पड़ोसी जनपद है, गाजीपुर में इसकी समाधि है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले दास व्यापार रोकने का कोशिश किया। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो ने आगे बढ़ करके 1844 के आसपास दास प्रथा पे रोक लगाई। व्यापार तो बंद हो गया था लेकिन दास प्रथा चल रही थी, इसलिए एलनबरो ने इसके लिए भी नियम बनाया और दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। तो ये कुछ सामाजिक वैधानिक कानून थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संस्कृति में लाने का प्रयास किया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में आप पढ़ोगे, आपको प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 80-80 वर्ष के बूढ़ों की शादी जो है 10-10, 12-12 वर्ष की लड़कियों के साथ हो जाती थी। 80 वर्ष का बूढ़ा है, 5 वर्ष में लटक गया, मर गया, और वो लड़की 12 वर्ष की है और पूरी ज़िंदगी वो विधवा के रूप में रहती थी। उसका सिर मुड़ दिया जाता था, हर कहीं भी आने जाने में उसको प्रतिबंध था, बिल्कुल अशुभ मानी जाती थी, किसी भी मांगलिक कार्य में उसकी भागीदारी नहीं होती थी। वो बिल्कुल अछूत की तरह से रहती थी, जैसे लगता था कि उसी ने अपने पति को मार डाला। अब 80 वर्ष के बुढ़े के साथ कोई शादी करेगा तो बुढ़ा वो कितना दिन जिएगा, लेकिन 10-12 वर्ष की लड़की इतना लंबा जीवन का कैसे काट पाती। तो विधवा विवाह के लिए बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, विधवा विवाह इसके संबंध में जो प्रयास हुए हैं, सबसे पहला प्रयास 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ और इसके नायक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर सागर। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और विधवाओं को फिर से शादी करने की ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ादी मिली। वो विधवाएं अपनी शादी कर सकती हैं, लेकिन कानून बनने से कुछ नहीं होता। हमारी संस्कृति इतनी जकड़ी हुई थी, प्राचीन काल में इतना जकड़ा हुआ था कि विधवाओं से कोई किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था। फिर भी एक बहुत बड़ी पहल थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद एक विधवा से शादी की ताकि इस प्रथा को तोड़ा जाए, महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है विधवा के नाम पर उसको समाप्त किया जाए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये प्रयास रहा कि ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इसके अलावा 1872 ब्रह्म मैरिज एक्ट
ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके प्रणेता थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, जिस समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो केशव चंद्र सेन 1872, इनके हिसाब से ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। अंतर्जातीय विवाह को भी मान्यता दी गई और विधवा पुनर्विवाह का तो मान्यता दी ही गई, लेकिन साथ में अंतर्जातीय विवाहों पे जो प्रतिबंध था उसको भी कानून के जरिए यानी ब्रह्म मैरिज एक्ट के जरिए पूरा करने का प्रयास किया गया। तो इसकी सबसे खास बात है अंतर्जातीय विवाह। अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत अंतर्जातीय विवाह को ब्रिटिश सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, तो वो था ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। उसके प्रणेता थे केशव चंद्र सेन और ये उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके अलावा कुछ और प्रथाएं थी इस विधवा विवाह के संदर्भ में या महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में। कुछ अन्य मनीषियों ने भी बहुत बेहतर काम किए थे, जिनमें से एक थे D.K. कर्वे। इनका पूरा नाम है धोंदो केशव कर्वे। ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने 1906 में मुंबई में, इसको आप बिल्कुल रट जाइएगा, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की D.K. कर्वे ने। इन्होंने भी विधवा से शादी की थी और एक चलन सा चल पड़ा था। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो इस व्यथा को समझता था, महिलाओं की व्यथा को समझता था और वो चाहता था कि उनकी समस्याओं का अंत हो। इसलिए हमारे मनीषी जो थे, जो हमारे बुद्धिजीवी थे समकालीन समय के, उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। बहुत हद तक सफलता भी मिली, लेकिन धीरे धीरे समाज इस चीज़ को समझने लगा और विधवाओं का पुनर्विवाह भी होने लगा। अब एक चीज़ था बाल विवाह। ये भी हमारे यहाँ बहुत बुरी प्रथा थी बाल विवाह की। आज भी हमारे समाज में, समाज के कुछ पिछड़ी जातियों में जो आज भी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती है। अब तो भारत सरकार भी इस पर नियम बना चुकी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ वर्ग, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। लड़कियों की शादी तो जितनी जल्दी हो सके अपना भार समझ करके उसको कर दिया जाता है। लड़कों पे थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है, लेकिन लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। तो बाल विवाह, बाल विवाह, इस पे भी कुछ नियम कानून बनाए गए। उसमें नियम था सिविल मैरिज एक्ट। ये 1872 में बनाया गया। इसमें लड़का और लड़की की उम्र जो है निश्चित करने की कोशिश की गई। लड़की 14 साल की, लड़का 18 साल। इससे कम का नहीं होना चाहिए। इसको गैर कानूनी माना गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि 14 वर्ष से कम की लड़की की शादी किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय 5-5 वर्ष की, 6-6 वर्ष की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो उस समय के लिए 14 वर्ष का नियम बनाना इतना आसान नहीं था। फिर भी 14 वर्ष का नियम बना। फॉलो कितना हुआ मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन 14 वर्ष का नियम बना देना ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसके अलावा दूसरा अधिनियम जो पारित हुआ, सम्मति आयु अधिनियम, ये 1892 में पारित हुआ। चूँकि ये नियम पारित हो चुका था और इसका बहुत ही भारतीय समाज में बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका विरोध हो रहा था कि 14 वर्ष तक हम लड़कियों को अपने घरों में नहीं रख सकते। तो इसमें इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने संशोधन कर दिया और घटा करके इसको 12 लड़की
और 14 लड़का कर दिया गया। यानी कि जो ये नियम बना था 20 वर्षों चला, ये देखिए 72 से 92, और इतना विरोध हुआ हिंदू समाज में कि सरकार को जो है 14 बरस से घटा करके 12 बरस की लड़की की शादी की इजाज़त देनी पड़ी। ये दूसरा अधिनियम था। इसको पारित कराने वाले थे बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी। इसको पारित किया गया। एक अधिनियम और है, बस 3 अधिनियम हैं स्पेशली जो आज़ादी से पहले बने हैं। मैं आज़ादी से पहले की ही बात कर रहा हूँ आपसे। तीसरा अधिनियम जो बना उसको कहते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम डॉक्टर हरबिलास शारदा, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी इस अधिनियम के खिलाफ कि ये 12 नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ये 1929 में अधिनियम बना। इसमें लड़की की उम्र फिर 14 साल कर दी गई और लड़के की 16। पीछे वाला रिकॉर्ड थोड़ा सा सुधारा गया, इसको सुधारा गया। फिर से लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 14 साल कर दी गई। 14 साल से कम की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म था, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से ये कुछ वैधानिक सामाजिक सुधार थे जिसको मैंने अभी आपको बताया। इसमें से सारे सवाल अभी तक सारे के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मैंने इसमें कोई भी कभी ऐसा फैक्ट नहीं आपको बताया है जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है। तो प्लीज़ इसको जो है वो ठीक से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। और शेष चीज़ें अगला जो है हम जो लेसन बनाने वाले हैं आपके लिए वो है कंपनी का संवैधानिक विकास। तो कंपनी का संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता दूं आपको कि ये 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है 73 के, और 1935 तक ब्रिटिश सरकार विभिन्न तरह के नियम कानून बनाती रही। उन नियमों कानूनों में से क्या क्या सवाल आते हैं इसका जिक्र हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।